Hello and welcome to the first topic of today, that is paper English, that is 104, The Wasteland, written by T.S. Eliot. So in this we will explore the ideas and the vision of T.S. Eliot, that what he has thought of that this world would be. And after the Second World War, the people started running after the materialistic things, so he tried to give a vision to the future, to the new upcoming generations, that they would be living in the world which is full of narcissism and the ways that the people will leave the humanity within the minutes. So let's get started. We will start from the background and the life about T.S. Eliot, that how a person he was. So T.S. Eliot was born in 1888 to 1965. He was an American-born British poet, playwright, and a critic. He's known for his influential works that shaped modernist literature. टी.एस. एलियट जो है 1888 में पैदा हुए और वो अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट थे, नाटककार थे और क्रिटिक थे, आलोचक थे। तो उनके जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहे, उन्होंने मॉडर्निस्ट लिटरेचर को जो है जो एक शेप दी, एक आकार दिया, और जो हम पेपर पढ़ रहे हैं इससे भी मॉडर्न लिटरेचर कहा जाता है। सो ही वाज एजुकेटेड एट हार्वर्ड, द स्कॉनबॉर्न एंड ऑक्सफोर्ड। 1927 he became a British citizen. He received the Nobel Prize Literature in 1948 for contributions to the poetry. जो भी उन्होंने लिखा, और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हिंदुस्तान के जितने भी यहाँ के विचार हैं, जो भी यहाँ की संस्कृति है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो जब हम एलियट के स्टाइल और उसकी फिलॉसफी को पढ़ते हैं, तो ये कहा जाता है that Eliot's poetry is characterized by its use of fragmentation, symbolism and literary allusions. टी.एस. एलियट ने हमेशा कोशिश करी है बताने की कि किस तरीके से कोई भी जो कविता होती है वो टुकड़ों में कैसे बंटती है। जैसे कि वेस्टलैंड ये भी 4 टुकड़ों में बटी हुई है, जो हम आगे पढ़ेंगे। सिंबोलिज्म, हम कितने सिंबल्स का, इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा जो इमेजिनेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कविता को लिखने के लिए। सो ही एम्फसाइज्ड इम्पर्सनल पोएट्री, बिलीविंग पर्सनल इमोशंस should be objectified through artistic symbols. उन्होंने कहा कि जो भी कविताएं, जो आप इम्पर्सनल पोएट्रीज जो आप करते हैं, उसका जरूरत हो जाती है कि उन्होंने ये बताया कि जो आपकी पोएट्री है वो इम्पर्सनल है, आप किसी व्यक्ति को कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, आपके जो पर्सनल इमोशंस हैं, आप जो सोचते हैं, वही आप एक आर्टिस्टिक सिंबल्स के थ्रू आपने कविताओं को बताने की कोशिश करी है। सो इस आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव, सिंबॉलिक, इमेजिनरी एंड सेटिंग की उन्होंने इस तरीके से एक प्लॉटिंग जो है वो बताई। उन्होंने एक ढांचा तैयार किया जिससे वो समझा सकें कि एक्चुअल में जो है वेस्टलैंड, यानी कि एक ऐसा जमीन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है उसको हम वेस्टलैंड क्यों कहते हैं, उन्होंने उसे बताने की कोशिश करी है थ्रू सिंबल्स एंड इमोशंस। In this, as we see, the overview of the Wasteland is that it was published in 1922. Wasteland is a landmark modernist poem. हम इसको एक landmark modernist poem कहते हैं। मॉडर्न कल्चर को जो डिफाइन करती है, जो दिखाती है, रिफ्लेक्टिंग द पोस्ट वॉर डिसइल्यूशनमेंट, कि युद्ध के बाद की जो स्थिति होती है, यानी कि डिसइल्यूशनमेंट की लोग समझ नहीं पाते क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है डबल स्टैंडर्ड्स में बिलीव भी करने लगते हैं। उनको लगता है कि हम अक्सर मानवता की बात करते हैं, लेकिन ये मानवता जो है वो वर्ल्ड वॉर के समय दिखाई नहीं दी थी, और उसके बाद जो इतना भी मैसेकर हुआ, जितना भी मारकाट हुई, उससे लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, दिस इज ऑल शोन इन द वेस्टलैंड। सो दिस पोएम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेयर्ड है, क्योंकि इमोशंस हैं तो एक के ऊपर एक चीजें जो है वो यहाँ पर बताई जाती हैं। इनकॉर्पोरेटिंग माइथोलॉजी है, भगवान के सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, धर्म के बारे में बात करी गई है, और वेरियस लैंग्वेजेस में भी इसे बताया गया है। सो इट इज वेरी वाइडली इंटरप्रेटेड एंड अ कल्चरल डायग्नोसिस ऑफ द मॉडर्न वेस्टलैंड, यानी कि जो मॉडर्न वेस्टर्न जो कल्चर होती है उसमें कहाँ पर आध्यात्मिकता की जरूरत पड़ती है, कहाँ पर जो है वो सांस्कृतिक तौर पर इसे डायग्नोस किया जाता है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलीजन, व्हेन वी टॉक अबाउट द कल्चर, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेडिशंस एंड द वैल्यूज, द पीपल दे गेट ऑफनली डायग्नोज, वो सिंथेसाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, छानते हैं कि क्या चीजें जो कही जाती हैं क्या वो अक्सर होती हैं या नहीं होती हैं। सो द नेक्स्ट इज समथिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम जो है वो 5 भागों में जो है उसे बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, एंड एवरी सेक्शन elaborates and explores the various visions of T.S. Eliot. तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है द बरियल ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस,
द फायर sermon, डेथ बाय वाटर, एंड व्हाट इज द थंडर सेट, कि आपका जो कंक्लूजन है वो हमें पांचवी पोएम से पता लगता है. सो दिस सेक्शन कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल थीम एंड द पोटेंशियल रिन्यूअल, कि आपको जो कविता है आप उसको कैसे समझ सकते हैं, आप उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. सो द थीम एंड द कंटेक्स्ट, यहाँ का जो मेजर जो थीम है, यू शुड नोट डाउन कि कभी भी हमें जब किसी भी कविता को जब हम पढ़ते हैं, वेन एवर वी सी एंड वेन एवर वी रीड आउट एनी पोएम, वी मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक थीम एंड द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम, कि कविता में एक्चुअली में क्या कहा गया है. सो द थीम्स आर लाइक स्पिरिचुअल बैरनेस, आध्यात्मिकता के तौर पर वहां पर जो है वो बंजर जमीन है. डिसइल्यूजनमेंट है, पीपल आर नॉट फोकस्ड, लोग आसानी से अपनी बात को नहीं कह पा रहे थे. डेथ है, रीबर्थ है, एंड द सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ. ठीक है, एक्चुअली समथिंग, द बेसिक थीम इज दैट द सर्च ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का असली ध्येय क्या है, व्हाट इज एक्चुअल एम एंड द गोल. सो द पोएम क्रिटिसाइज द एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. ये पूरी की पूरी कविता ये बताती है, ये खालीपन, खोखलापन दिखाती है आज के आधुनिक संसार का, एंड द ब्रेक डाउन ऑफ द कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से लोगों की जो बातचीत है वो आपस में बंद हो गई है, किस तरीके से लोगों के अंदर एक द्वंद चल रहा है, किस तरीके से लोग एक दूसरे पर शक बहुत ज्यादा ना जताते हैं. सो इट ड्रॉज ऑन हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल एंड रिलीजियस टेक्स्ट टू अंडरस्कोर द मैसेजेस. हमें इसके बारे में हिस्टोरिकल रूप से पढ़ना पड़ेगा, माइथोलॉजी की हमें भगवान का जो है वो किरदार कहाँ समझ में आता है. सी वी वुड बी नोइंग अबाउट द all religious patterns of life. So wasteland of king Oedipus, सबसे पहला जो wasteland है वो है king Oedipus का. king Oedipus unknowingly kills his father, वो उसको नहीं पता होता, और वो अपने पिता की ही मृत्यु कर देता है, and marries his mother, और उसकी अपनी माँ से ही शादी कर लेता है, bringing a curse upon Thebes, और थीब्स जो है जहाँ पर वो रहता है, इस तरीके से भगवान का जो एक क्रोध जो है वो वहां पर श्राप जो है वो वहां पर मौजूद हो जाता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द वेस्टलैंड ऑफ द किंग ईडीपस. आप ध्यान रखिए कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओडीपस नहीं होगा, दैट इज ईडीपस. ओके, सो हिज लैंड बिकम्स बैरन. अगर हमारे साथ कुछ हम पाप करते हैं, श्राप हमें मिलता है, तो जमीन बंजर हो गई. सिंबलाइजिंग, उससे ये बताया जाता है कि किस तरीके से समाज में नैतिक पतन जो है वो हुआ है, कि एक बच्चे ने अपनी ही माँ के साथ शादी करी जबकि उसको ये चीज पता नहीं थी. सो दिस मिथ, ये भी एक भ्रांति है जो एग्जेम्पलीफाई करती है, दैट शोज हाउ पर्सनल सिंस, कि आपके अपने जो पाप है वो किस तरीके से सभी लोगों के लिए कलेक्टिव सफरिंग के रूप में बाहर आते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज द फिशर किंग वेस्टलैंड. दूसरा जो वेस्टलैंड है वो है किंग फिशर का. मिथिक किंग है, ये भी एक भ्रांति, एक राजा जो है वो बनाया गया है जिसको चोट लगी है, लीडिंग टू द इनफर्टिलिटी ऑफ हिज लैंड, जिसकी जमीन बंजर हो गई उसके अपने कामों से. सो दिस पोएम ड्रॉज फ्रॉम द ग्रेल लेजेंड. ओके, ये जो कविता है वो बताती है ग्रेल लेजेंड के, जिसमें सिंबलाइज किया जाता है एक ब्रोकन वर्ल्ड को, कि किस तरीके से जो भी एक चोट खाया हुआ शरीर होता है उसे सही करने का तरीका क्या है. Here is the major character, that is Tyresis. जो Tyresis है वो रिप्रेजेंट करता है वॉइस कॉलिंग फॉर रेस्टोरेशन. Tyresis एक कैरेक्टर है जो बाइसेक्सुअल है, और इसके अंदर वो लोगों को आवाज लगाता है कि आपको जो है वो रेस्टोरेशन, यानी कि आपको शांति, मेंटल पीस जो है वो आपको कैसे मिल सकता है. सो दैट इज फॉर टुडे. लर्न दिस एंड यू कैन सी द डिटेल्स. सो वी विल कंटिन्यू टुमारो फॉर द सेम. थैंक यू फॉर टुडे. Hello everyone, let's continue the part 2, that is the post wasteland, and I'm Dr. Pallavi. So this post wasteland actually explores and explains the two different wastelands that are biblical and modern wasteland. Okay, here we are going to share about something from which we have taken, that is from the Bible, and it says that wastelands emerge from idolatry and lack of faith. ठीक है. Second is modern wastelands, actually according to Eliot, arise from materialism, moral confusions, and loss of spirituality. Restoration requires the virtue. Okay, three things are there in the wasteland where T.S. Eliot explains according to the Bible. He says that when a person is trying to go for the selfishness and the selfish motives, it becomes isolated and starts de-believing in God.
दिक्कत कहाँ आती है कि जब वेस्टलैंड्स जो बाइबल में बताए गए हैं वो ये है कि वेस्टलैंड जब दुनिया बिल्कुल रफ हो जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है, युद्ध के बाद की स्थिति जो दिखाई गई, जिसमें लाशों का जो है वो जन्म होता है और रीबर्थ जो है वो वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां पर लोगों का जो विश्वास है वो डगमगा गया है और वहां पर सभी लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। दूसरा, मॉडर्न वेस्टलैंड जो इलियट बताते हैं वो पैदा होता है स्वार्थी सोच से, स्वार्थी कार्यों से और स्वार्थ जिसमें सभी का सर्वहित न होकर सिर्फ अपना हित के बारे में सोचा जाता है, राइट। मटेरियलिज्म, आज के टाइम में हम सभी भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, वी आर रनिंग टूवर्ड्स द न्यू थिंग्स, न्यू डिजायर्स, न्यू फीलिंग्स, ठीक है। हम रिलेशनशिप्स के पीछे भाग रहे हैं, हम कहाँ पर भाग रहे हैं, हम चीजों को इकट्ठे करने की सोच रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, वी आर ट्राइंग टू गैदर द थिंग्स कि जो सिर्फ हमारे पास रहे और पीढ़ियों तक वो चलता रहे। सो दैट इज द मॉरल कंफ्यूजन, और इस कंफ्यूजन की वजह से जो है वो लोगों का विश्वास भगवान पर से उठ गया है। नेक्स्ट इज जो आपका पहला सेक्शन है, दिस इज योर सेक्शन 1, दैट इज द बरियल ऑफ द डेड। यहाँ पर लाशों को जो है वो दबाया जाता है, जो कब्रिस्तान बन गए हैं, किसके बाद, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया जो है कब्रिस्तान बन गई है, एंड दिस इज वी कॉल एज, इट इज नॉट अ सिमेट्री, इट इज द बरियल ऑफ द डेड, ठीक है। द सेक्शन ओपन्स विद अ पैराडॉक्स, यहाँ पर लोग एक पैराडॉक्स के हिसाब से सोचते हैं, एक उपेक्षा करते हैं कि एक जो टाइम है, एक जो लाइन है कि अप्रैल इज अ टाइम ऑफ रिन्यूअल इज क्रूअल, ठीक है। हम ये मानते हैं दैट अप्रैल इज अ मंथ जहां पर स्प्रिंग सीजन आता है, और स्प्रिंग सीजन में क्या है, नए पौधे पैदा होते हैं, नए फूल आते हैं, लेकिन वो ये कहता है, पैराडॉक्स, एक दुखद स्थिति वो बताता है, ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द बैड एंड द सैड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, कि अप्रैल, यहाँ पर लोग ये मानते हैं, जो डेनिजन्स हैं, डेनिजन्स जो वेस्टलैंड के यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनको हम सिटीजन नहीं बोलते, उनको हम डेनिजन्स बोलते हैं। सो दैट इज कि वहां पर लाशें जो है वो निकल रही हैं कब्रिस्तानों से, तो उनका रिन्यूअल हो रहा है, और ये बहुत ही दुख की बात है। So it introduces characters like Mary and Madame Sosatris. वो यहाँ पर सेक्शन 1 में एग्जाम्पल देता है मैरी और मैडम सोसोट्रस के बारे में, illustrating the spiritual emptiness, कि लोगों के अंदर जो चीजें हैं, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, they have been died, वो मर चुके हैं, and they have lost their faith, their religion in God, वो यहाँ पर भूल चुके हैं, because ये जो दो लेडीज हैं, these are going for the materialistic साइकिल, वो मेटेरियलिस्टिक साइकिल में बिलीव करती हैं। मेटेरियलिस्टिक साइकिल का मतलब है कि सिर्फ पैसा कमाना और इंजॉयमेंट करना। ओके, सो टायरसियस जो एक बाइसेक्सुअल है, मैंने आपको कल भी बताया था, दैट ऑब्जर्व्स द कोलैप्सेस ऑफ वैल्यू। तो टायरसियस परेशान हो जाते हैं कि आज की हमारी जो भौतिकवाद जो संसार है, दिस वर्ल्ड इज कंटिन्यूइंग द कोलैप्स ऑफ वैल्यूज, वी आर लूजिंग ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज, जिसको हम बोलते हैं ना कि आजकल बच्चों में संस्कार नहीं है। सो दैट इज द कोलैप्स ऑफ वैल्यूज एंड इमोशनल बैरनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, की मॉडर्न लाइफ की जो है वो क्या है, कड़वी सच्चाई है कि यहाँ पर सभी लोग इमोशंस के साथ नहीं जीते, दे लिव टू देयर ओन सेल्फिश एंड्स। टायरसिस एंड मैडम सोसोट्रस, टायरसिस जो है वो मैडम सोसोट्रस के साथ कैसे जो है अपनी लाइफ को बिताता है, यानी कि वो एग्जाम्पल शो कर रहा है, जैसे होता है ना कि हम अपनी किसी भी चीज का ब्लाइंड प्रॉफिट, कोई संत होते हैं, है ना, तो यहाँ पर वो एक अंधा संत है, सिंबलाइज करता है, जो बताता है टाइमलेस अवेयरनेस, कि लोगों को समय रहते अपनी चीजों को के बारे में जानना चाहिए, दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इमोशन, दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रिलेशंस एंड ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर टायरसिस शो करते हैं कि एक आदमी के दो पहलू होते हैं, वन इज द डार्क साइड एंड वन इज द व्हाइट साइड। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे इंसान के भी दो मुंह होते हैं, जो एक सभी को दिखाते हैं और एक जो वो एक्चुअल में होते हैं, ठीक है। दिस इज द परसेप्शन रिटन बाय टायरसिस। सो मैडम सोसोट्रस, अ फॉर्च्यून टेलर, मैडम सोसोट्रस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेक्शन 1, कि वो एक फॉर्च्यून टेलर है, वो भाग्य बताती है, और वो टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करती है कि कैसे जो है टैरो कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर क्या है, आध्यात्मिकता खत्म होने वाली है, लोग यहाँ पर सभी को एक दूसरे को मारेंगे, एंड दे विल स्टार्ट लिविंग देयर ओन स्टैंडर्ड्स, और वो अपने ओन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, वो अपनी बातों को समझेंगे, दूसरे की बात को वैल्यू नहीं करेंगे। सेकेंड इज बोथ रिप्रेजेंट, टायरसिस और मैडम सोसोट्रस रिप्रेजेंट करते हैं द अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड, कि वो समझाएं कि एक आदमी की जो आत्मा की कंडीशन है वो एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मोटिव ऑफ the souls of the common man living in the cities and the other places. Next is unreal city.
अगेन इन सेक्शन 1 अनरियल सिटी एग्जाम्पल इज फॉर द पीपल, वो यहाँ पर एक लंदन को शो करते हैं। अनरियल सिटी यानी कि ये अर्बन एरियाज के लिए यहाँ पर बताया गया है बच्चे, कि अर्बन एरियाज फॉर एग्जाम्पल लंदन के अंदर दैट इज अ मॉडर्न डैंटियन हिल। जो दांते हैं, दांते दैट इज द राइटर, फेमस राइटर, अ फेमस ऑथर, उन्होंने हेल को 7 लेयर्स के अंदर डाला कि जो नर्क होता है वो 7 लेयर्स के अंदर बटा हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, बट व्हेन द पीपल गेट इनटू द हेल, जब लोग नरक में जाते हैं तो वो वहां पर कई चीजों से, सर्कल से निकलते हुए जाते हैं, ठीक है। दिस प्लेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ हेल, वो डांटियन हेल है। कौन सा प्लेस? लंदन। बिकॉज देयर आर स्पिरिचुअली डेड सिटीजन, क्योंकि शहरों के अंदर लोग क्या है, डेड सिटीजन है, बिकॉज दे नेवर वैल्यू रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, कि वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि जिंदगी जीने का असली मकसद क्या है ना। गांव के अंदर क्या होता है कि ह्यूमैनिटी होती है, ह्यूमैनिटेरियन पर्पस पे हम जीते हैं, कोई किसी के घर खा रहा है, नोबडी बॉदर्स, ओके। बट इन द कंट्रीज, इन द सिटीज लाइक लंदन एंड जो अर्बन एरियाज है हमारे, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश मोटिव है, कोई किसी के घर देखता नहीं है, क्या हो रहा है, किसी को जरूरत है या नहीं है। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ, ये मटेरियलिस्टिक नेचर बताया जा रहा है कि आदमी भी क्या है, एक कंप्यूटर, एक रोबोट की तरह काम करता है, उसके अंदर वैल्यूज नहीं है। नेक्स्ट इज क्राउड्स क्रॉस लंदन ब्रिज, जब वहां पर लंदन में जब लोग ब्रिज को क्रॉस करते हैं एमलेसली, बिकॉज वी आर रनिंग आफ्टर अवर जॉब्स, वी आर रनिंग आफ्टर अवर मनी, वी आर रनिंग आफ्टर अवर रिलेशंस, हम क्या कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारा अंत क्या होगा, व्हाट वुड बी अवर एंड। सो द पॉइंट इज echoing the lines of inferno, तो वो inferno जो है, जो दांते ने लिखा 7 layers of hell, तो वो बताता है कि लोग कहीं पर भी जाते हैं, जैसे भेड़ चाल चल रही है तो लोग जा रहे हैं, उनको कोई नहीं पता कहाँ जाना है, जहां पर आप लेकर जाओगे वहीं चल पड़ते हैं। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ hell. एलियट क्रिटिसाइजेस, वो यहाँ पर क्रिटिसाइज करता है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को, दैट आफ्टर द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन पीपल हैव लॉस्ट होप, वो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं, एंड मैकेनाइज लाइफ चल रही है उनकी लाइफ में, कि सुबह उठना है, काम पे जाना है, घर आना है, they have nothing to do about their own relations. So this is a kind of, London is a kind of unreal city, and the common man is also living in the city which is unreal, which is not good. नेक्स्ट इज न्यूरोटिक कन्वर्सेशन। अब सेक्शन 1 के अंदर एक ऐसी बातचीत आपस में हो रही है कैरेक्टर्स के बीच में, जो न्यूरोटिक है, जो दिमाग से नहीं बल्कि दिमाग से बाहर से हम उस बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो एरिस्टोक्रेटिक मतलब बहुत ही ज्यादा प्राइवेट टॉक्स जो है वो चल रही हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सेटिंग, एक एरिस्टोक्रेटिक सेटिंग वहां पर दिखाई गई है, कि एक औरत जो है वो एक होटल में बैठी है, शी इज सिटिंग इन अ होटल एंड शी रिवील्स हर इनर टर्मोइल एंड डिटैचमेंट। अब वो जो लेडी है वो अपने अंदरूनी संघर्ष को एक्सप्लेन करती है लोगों को, और वो लोगों को ऐसे देखती है जैसे सिटिंग आइडली, कि वहां पर कोई किसी को उससे मतलब नहीं है। जैसे हम होटल्स में जाते हैं, वी गो विद अवर फैमिली समटाइम्स, बट जब हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, वी वांट टू स्पेंड अवर टाइम्स अलोन, है ना। जो बहुत सारी सिटीज है, जैसे गुड़गांव है, दिल्ली है, वहां पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सो दीज आर द सिटीज एग्जाम्पल एक्साइड द रोल ऑफ द अनरियलिटी, ठीक है, कि कहते हैं ना कि रियल और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सो डिटैचमेंट, की किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। बट क्वेश्चंस आर मेट विद एपैथी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हम सजेस्ट करते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो टूट चुका है। वी मोस्टली स्पेंड अवर टाइम इन अवर सेल फोन्स, है ना। सो दैट इज व्हाई वी आर फार अवे फ्रॉम द रियल लाइफ, हमें पता ही नहीं है व्हाट एक्चुअली इज द रियल लाइफ। कम्युनिकेशन गैप्स जो है वो आ जाते हैं, एंड व्हेन कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं तो आपकी जो जिंदगी है वो कन्वर्सेशन कैसे बन जाती है, न्यूरोटिक, कि किसी को किसी से, somebody is not trying to find what actually a person is going on, कि आदमी के अंदर क्या चल रहा है। सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ रैट्स एंड एलए, रिफ्लेक्ट्स अ डिकेड इमोशनल लैंडस्केप, कि हम लोग चूहों की तरह बाहर भागते हैं, और जब हम घर आते हैं तो चूहे की तरह अपने घोल में घुस जाते हैं। सो दीज, बहुत सा बड़ा सा पेट लेकर चूहा चलता रहता है, उसके अंदर खाना है, वो सब कुछ खा रहा है, लेकिन उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ न्यूरोटिक कन्वर्सेशन। न्यूरोटिक कन्वर्सेशन में सेक्शन 1 में एक और एग्जाम्पल वो देता है हस्बैंड और वाइफ का, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लिल एंड एल्बर्ट। ओके, नाउ दिस इज द कपल which is a working class couple that symbolizes physical and emotional exhaustion of post-war life. Okay,
फिजिकल एग्जॉस्टेशन और इमोशनल एग्जॉस्टेशन का मतलब क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एल्बर्ट जो है वो किसी आर्मी में काम करता है एज अ सोल्जर, और जब वो घर आना चाह रहा है तो वो थक जो है वर्ल्ड वॉर के बाद, और अब जो है क्या है कि वो कुछ समय अपनी वाइफ के साथ बिताना चाहता है, दैट इज लिल। लिल को प्रॉब्लम क्या है, दैट शी सफर्स फ्रॉम रिपीटेड चाइल्डबर्थ, उसको बहुत सारे बच्चे हो गए हैं एल्बर्ट और लिल को, और अब वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने आप को देखती है। जैसे क्या होता है कि व्हेन अ कपल इज अ वर्किंग क्लास, ओके, जब कोई कपल काम कर रहा है, उन दोनों के जो बीच का रिलेशन है वो क्या है, दैट टोटली बेस्ड ऑन द फिजिकल डिजायर्स, क्योंकि सोल्जर जो है जब भी घर आता है वाइफ के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करता है। सोसाइटल में एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, पहले के बारे में बात हो रही थी कि चाइल्ड बर्थ जो है वो बार बार बच्चे पैदा होते हैं, तो उसकी फिजिकल कंडीशन भी जो है लिल की खत्म हो जाती है। तो एल्बर्ट को जब वो वापस आने की बात सोचती है तो वो कहती है कि कैसे वो मुझे देखेगा, वो मुझे कैसे जज करेगा, क्या वो मुझे अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, मुझे सुंदर बन के रहना है। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स लिल जो है वो अपने फ्रेंड से जो है होटल में डिस्कस करती है कि जब मेरा पति एल्बर्ट आएगा तो मुझे कैसे दिखना चाहिए, लेकिन मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है बिकॉज ऑफ गिविंग चाइल्ड बर्थ। डायलॉग ये बताता है कि जजमेंट हो रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, ठीक है, फ्रेंड के बीच में, कि मेरे हस्बैंड मुझे कैसे जज करेगा। शी इज डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ चैटिंग, वो गॉसिप में करती है, और वो ये भी देखती है कि किस तरीके से समाज जो है वो गिरता जा रहा है अपनी नैतिक मूल्यों से। So, fragmentation and illusion. Now, T.S. Eliot explores the idea that is how fragmented the society has become. सोसाइटी समाज कितने टुकड़ों में बट गया है, कितने भ्रमों में जीता है। सो टीएस एलियट यूजेस मल्टीपल स्पीकर्स, वो बहुत सारे स्पीकर्स के एग्जांपल देता है। लिल है, एल्बर्ट है, मैडम सोसोट्रिस है, और आगे भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। सो दिस टेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स द मॉडर्न डिसइंटीग्रेशन, कि संसार कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है, अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, बट डिसइंटीग्रेशन इज गोइंग फॉर द डाउनफॉल, डाउनफॉल हो रहा है समाज का, एंड हम इसको देखते हैं। allusions to the Upanishads. टीएस एलियट को लगता है कि उपनिषद के अंदर दांते ने जो बताया है, शेक्सपियर ने जो बताया है, ओविड ने जो बताया है, वो रिच इंटरटेक्सचुअलिटी बताया हुआ है कि किस तरीके से इंसान वापस भगवान में अपने विश्वास को कायम कर सकता है। हाउ अ पर्सन कैन रीगेन हिज फेथ इन गॉड, वो भगवान में कैसे विश्वास करता है, बहुत ज्यादा भगवान को कैसे समझता है, हाउ ही डिफाइंस द एक्सप्लेनेशन ऑफ हेल एंड हेवन, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, वो कैसे सीखता है, कैसे सीख रहा है। सो दिस फ्रेगमेंटेशन, ये जो टुकड़ों में जो बट गया है संसार, वो मिरर करता है, यानी कि वो आपको आईना दिखाता है सोसाइटल कोलैप्स का, कि समाज गिर रहा है अपने नैतिक मूल्यों से, अपनी चीजों से, और कहीं ना कहीं पर समाज में जो है समाज का जो स्तर है वो नीचे आ रहा है, और आइडेंटिटी, हर आदमी अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए लड़ रहा है। द पर्सन, द इंडिविजुअल इज रनिंग आफ्टर टू एक्सप्लेन हिज ओन आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी crisis. So thank you for today, and we will see another video tomorrow. And if you have liked my video, please do subscribe and share my channel. Literature, keep it simple, Dr. Pallavi. Thank you. Thank you, everyone.